गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी वेदांत की बुक से पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो है अतीत में दबे पांव। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें इतिहास के बारे में बात की गई है। इतिहास में होने वाली जो घटनाएं थी उनके बारे में बताया गया है। विशेष तौर पर यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए थे उनके बारे में बताया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं जिनके आधार पर मैं आपको ये पूरा पाठ बताऊंगी कि इस पाठ में है क्या। आइए पहले एक बार बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो का परिचय। मोहनजोदड़ो का परिचय। दूसरा है नगर रचना। तीसरा है बौद्ध स्तूप। चौथा सिंधु घाटी की खेती व व्यापार। महाकुंड के आसपास के भवन। अगला है डीके जी हल्का। राजस्थान की याद। जॉन मार्शल की पुस्तक। जॉन मार्शल ही थे जिन्होंने इस खुदाई के लिए निर्देश दिया था, या कहिए उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की देखरेख में इसका पूरा कार्य किया गया था। अगला है मोहनजोदड़ो का अजायब घर। अगला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। और अंतिम में समापन की किस तरह से इस पाठ को शेष यानी इसका निष्कर्ष निकाला गया है। तो आइए एक एक करके इन बिंदुओं को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें है क्या। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में 2 स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया था। वर्तमान समय में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। पाकिस्तान के सीधे प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के 2 नगर पुरातत्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी का पता लगाया था। अब जो मैंने मुख्य बिंदु लिखा है उसी में देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का परिचय क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह नगर मानव निर्मित छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे यह नाम मिला। यह सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण है। खुदाई के बाद इस नगर में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने चित्रित भांडे यानी बर्तन, मोहरे, ताजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। अब हमारा जो अगला है वो है नगर रचना। अब देखते हैं यहाँ पर नगर रचना के बारे में क्या है। तो यह नगर मैदान में नहीं अपितु टीले पर बसा है। यह टीले प्राकृतिक नहीं है अपितु मानव निर्मित हैं। इनमें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया है। टीला किसे बोलते हैं? जो धरती की जो समतल सतह है उससे उठा हुआ जो भाग होता है उसी को हम टीला बोलते हैं। इसकी गलियां, सड़कें, कमरे, रसोई, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी स्वतः ही कह देते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो सीधी है या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। जो आड़ी तिरछी वहां पर सड़कें हैं उसे ग्रिड प्लान कहा जाता है। सिरे पर बने बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ और सामने उच्च वर्ग की वहां पर बस्ती है। उसके 5 किलोमीटर दूरी पर ही सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट ऊंचा एक चौड़ा तालाब है जिसे महाकुंड का नाम दिया गया है। यहाँ पर दोहरे घेरों वाला एक कुआं भी है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हैं। ये जो नालियां हैं ये पक्की ईंटों से बनी हैं और उन्हीं से ढकी हुई भी हैं। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था इस जगह पर मिली है वो आज तक का इतिहास है कि ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं की गई है। अगला हमारा है बौद्ध स्तूप। अब यहाँ देखते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है। इसका निर्माण काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर
भिक्षुओं के कमरे हैं। राखाल दास बनर्जी यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया था। जो राखाल दास बनर्जी थे उन्होंने इसका अनुमान लगाया था कि यह जो है ईसा पूर्व की अवशेष की चीजें हैं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जॉन मार्शल ही थे जिनके दिशा निर्देश पर यह पूरा कार्य किया गया था। इस खुदाई के बाद भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और इराक यानी मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी। अगला है सिंधु घाटी की खेती व व्यापार। इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी, यानी बहुत अच्छी वहां पर खेती भी होती थी। यह खेतिहर और पशुपालक की सभ्यता थी। यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी जो कि एक अनाज है उसकी उपज होती है। खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगते हैं। कपास की खेती भी होती है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई का कार्य भी किया जाता है। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी खुदाई में वहां पर मिला था, तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है। यह सभ्यता उन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। यानी यहाँ जो सभ्यता थी वो ऊन कहाँ से निर्यात करती थी? सुमेर से। और उसको जो निर्यात करती थी वो यह सभ्यता ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। सिंध में पत्थर था और राजस्थान में तांबे की खानें थी। इनके ही उपकरण खेतीबाड़ी के बड़े ही काम आते थे। यह रबी की फसल कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। रबी की फसलों में क्या क्या आता है? कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चना। अब है महाकुंड के आसपास के भवन। मैंने आपको बताया था जो तालाब था उसे महाकुंड का नाम दिया गया था, उसी के बारे में है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत का अवशेष है जिसमें दालान है, यानी एक बड़ा सा बरामदा कह लीजिए। छोटे छोटे कुछ कमरे बने हुए थे। दक्षिण में एक भग्न इमारत थी, यानी टूटी हुई इमारत थी जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा सा हॉल था। यह संभवतः राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र जैसा लगता था। गढ़ की चारदीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं जिन पर बनी बस्ती को लेखक ने नीचा नगर कहा है। किसे कहा है? गढ़ के चारदीवारी के नीचे जो छोटे छोटे टीले पर मकान बने थे उन्हीं को नीचा नगर कहा है। पूरब में रईसों की बस्ती है। इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं, कुएं भी अधिक हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों के संक्षिप्त नाम से यहाँ के जो मोहल्ले हैं वो बनाए गए हैं, जैसे डीके हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। डीके हल्का अगला हमारा शीर्षक यहाँ पर जो मैंने मुख्य बिंदु लिखा है वो यही है, डीके हल्का। देखिए क्या है, डीके के नाम पर 2 हल्के हैं, यानी 2 नगर हैं। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह सड़क बहुत लंबी है, अब आधा मील ही बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, किंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं है। उनके दरवाजे गली के अंदर खुलते हैं। मुख्य सड़क की ओर घर की जो पीठ है। किसी के घर जाने के लिए पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना पड़ता है, यानी जितने भी दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते हैं, ना कि मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमारा जो है डीके जी हल्का। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का यानी नगर डीके जी कहलाता है। यहाँ घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं।
शायद यहाँ 2 मंजिले मकान रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ दीवारों में छेद है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये शहतीर के छेद हैं। छोटे बड़े सभी घर एक ही पंक्ति में हैं, अधिकतर 30 बाई 30 फुट के हैं। इन कुछ दुगने और तिगने आकार के भी हैं। सबकी जो वास्तुकला है वो लगभग एक जैसी है। अगला है राजस्थान की याद। मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को राजस्थान की याद आती है। ज्वार बाजरे और खेती बेर इसकी समानता के कारण है, यानी वहां पर ये सारी जो चीजें मिली थी उससे राजस्थान की झलक दिखलाई पड़ती थी। इसके अतिरिक्त जैसलमेर का कुलधारा गांव भी तो मोहनजोदड़ो की याद दिलाता है। अगला है, इस गांव के निवासी अपने राजा से तकरार के कारण सारा गांव खाली करके चले गए थे। पीले पत्थरों से यह बना सुंदर सा गांव बाशिंदों की मानो प्रतीक्षा कर रहा था। राजस्थान के समान ही गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी वहां पर वैसे ही मिलते हैं जैसा कि हजारों साल पहले मिलते थे। अगला है जॉन मार्शल की पुस्तक। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध छपवाया है। उसमें सिंधु घाटी में 100 वर्ष पहले प्रयोग होने वाली खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया है। बैलगाड़ी में अरे पहिए वाले परिवर्तित हैं, जब तो जीप के उतरे हुए पहिए भी काम आने लगे थे। ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतरे पहिए भी काम कर रहे थे। अगला है मोहनजोदड़ो का अजायब घर, जो कि हमारा अगला मुख्य बिंदु है। खंडरों के माध्यम से यहाँ पर एक अजायब घर भी हमें दिखाई पड़ता है। यह किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसा है। अजायब घर छोटा है, सामान भी वहां पर ज्यादा नहीं है। अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यहाँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ पर प्रदर्शी है सिंधु की झलक दिखलाने के लिए काफी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार, मनको मतलब मोतियों वाले हार, पत्थर के औजार, यही सब उस अजायब घर में स्थित थे, जो कि हमारे सिंधु सभ्यता की याद दिलाते थे। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ पर हुआ करते थे, जो कि आजकल चोरी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अजायब घर में एक आश्चर्य वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई हथियार नहीं है। लगता है कि इस सभ्यता में अनुशासन शक्ति के बल पर नहीं था, शायद यहाँ पर कोई सैन्य सत्ता नहीं थी। अगला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। इस संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद है, न मंदिर और न राजा महंतों की समाधियां हैं। मूर्ति शिल्प भी छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट भी छोटा सा है, नावें भी छोटी हैं। यह लोग लघुता में महत्ता अनुभव करते, यानी कम चीजों में ही अत्यधिक खुशी प्राप्त करते थे। ऐसा उस खुदाई में जो मिले अवशेष थे उससे प्रतीत हो रहा था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से समृद्ध भी था। इसमें भव्यता व आडंबर का अभाव रहा है। इस सभ्यता की अधिक चर्चा न होने के कारण इसकी अभी तक न पढ़ी जाने वाली लिपि भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लेखक आगे लिखता है, सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व ज्यादा था।
वास्तुकला या नगर नियोजन नहीं था। धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की जो छवियां हैं, सुंदर वहां पर जो मुहरें थी और जो आकृतियां थी, खिलौने थे, ये सारी चीजें वहां की कला की जो प्रसिद्धि थी, कला की जो वहां पर फैलाव था, कला का जो विस्तार था, उसकी छाप छोड़ती हैं। एक पुरातत्ववेदता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। इसके अतिरिक्त अजायब घर में तांबे व कांसे की बहुत सारी सुइयां मिलती हैं, जिनमें एक तो 2 इंच लंबी है। ये शायद काशीदगारी के काम आती थी। अगला है समापन। अब हमारा जो पाठ है वो निष्कर्ष की ओर है। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया। पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। अब इन खंडरों को बचाना भी वहां पर एक समस्या हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे अतीत में जो हमारी बहुत सी चीजें आज अवशेष के रूप में वहां पर दबी हैं और अब हमें खुदाई के दौरान मिल रही हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारे इतिहास जो आज हम नगर योजनाएं देखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज हमने निर्मित की है, पुराने समय से ही वो चली आ रही हैं। बस आज हम उसका क्या देखते हैं, विकसित रूप देखते हैं। ये बात इस सभ्यता के नजर आने से बहुत अच्छे से प्रतिस्थापित हो गई है, या ये